तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ये उस समय का बात है जब भारत में जो जब भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसमें मगध, वज्जी, अवंती, कौशल, अंग, इस तरीके से कई नाम आप सुनने को आपको मिलेगा। ये 16 जनपद थे जो कि भारत में थे। और हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसी 16 महाजनपद में एक सबसे महान और शक्तिशाली वैभवशाली जनपद जो कि आगे चल करके एक साम्राज्य बन गया, जिसको हम लोग मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने मगध के बारे में सुना होगा। मगध जो था पूरे भारत का गौरवशाली इतिहास था। ये इतना गौरवमय था कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर भारत को सम्मान दिलाने वाला साम्राज्य था मगध साम्राज्य। बहुत शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भारत का उस समय का साम्राज्य कह सकते हैं इसको। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, वैभव से भरपूर साम्राज्य, और ऐसा कहा जा सकता है ज्ञान का भंडार। जब हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे तो बात है लगभग 600 बीसी से 344 बीसी का। इस डेट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। 600 बीसी से 344 बीसी, यानी कि अवधि से लगभग अगर मान लिया जाए, अभी हम लोग हैं 2025 में, हम लोग 2000 ईस्वी में चल रहे हैं, 2025 में है। तो अगर अभी हम लोग मान लिया जाए कि 2000, और ये बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, यानी कि अभी से ये 2000 साल इधर और 600 और, तो लगभग 2600 साल पहले, 2600 साल पहले, क्योंकि बीसी है। तो ये घटना है, ये साम्राज्य है उस समय का, लगभग 600 बीसी से 344 बीसी का। एक ऐसा साम्राज्य जिसका कोई तुलना नहीं, जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो भारत उस समय में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से मुख्य 4-5 थे, मगध, अंगद, बाजी, कौशल, अवंती, इस तरीके से। और इन 16 महाजनपदों में जो मगध था सबसे अधिक शक्तिशाली था, सबसे अधिक गौरवशाली था। देखते हैं इसको अगर हम लोग, तो ये बिहार के दक्षिण भाग में, और भारत में अगर कहा जाए तो इस पॉइंट पर था। ये हमारा बिहार है ना, और ये हमारा मगध है, ये अंग था, ये वज्जी था, इस तरीके से। मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसको हम लोग अभी राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह, नाम इसका राजगृह है, अभी हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। बाद में मगध की राजधानी को राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र भी कर दिया गया। हम लोग आगे के सेशन में इस चीज को समझेंगे। मगध में ही नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पूरे संसार भर से स्कॉलर्स पढ़ने के लिए आते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त किया था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर पढ़ने के लिए पूरे संसार भर से छात्र यहाँ पढ़ाया करते थे। कहता है कि ये मगध जो था छोटे से भाग से उदय हुआ इसका, और पूरे भारत देश में फैल गया एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान बना। मगध एक ऐसा साम्राज्य था जो कि बिहार के कहें तो छोटे से हिस्से से यहाँ से आरंभ हुआ और पूरे भारत देश में फैला। यहाँ तक कि अभी जो भारत हमारा है, ये न मैप जो हम लोग देखते हैं, भारत पहले ऐसा नहीं था, ये सब भारत का हिस्सा था। अभी जो भारत के पड़ोसी राज्यों को हम लोग देखते हैं तो ये सब भारत का ही हिस्सा था, और बहुत बड़ा समूह जो है भारत का था, और उस पर मगध साम्राज्य ने शासन हैं आज कि मगध साम्राज्य का उदय का कारण क्या था, कैसे यहाँ पर
मगध साम्राज्य बना। तो मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली होने का कारण था, जिसमें सबसे पहला कारण कह सकते हैं कि भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में दो चीज आता है। पहला है कि जो राजगीर था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, है ना। 5 पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे राजगीर के, जिसके वजह से जो दुश्मन राज्य था, जो दुश्मन थे, शत्रु सेना थी, वो इन पहाड़ियों को भेद करके राजगीर में प्रवेश कर पाना काफी ज्यादा कठिन था। इसलिए सुरक्षा के नजर से राजगीर को मगध का जो है राजधानी बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ नदियां भी थी जो कि मगध से होकर के गुजर रही थी, और जैसे कि सोन, गंगा और पुनपुन नदी, ये जो नदियां थी, इन्होंने भी मगध को खूब सुरक्षित किया। अब ये नदियों के किनारे बसे होने के कारण मगध जो था सुरक्षित था। शत्रु जो सैनिक थे, उनको अगर मगध में प्रवेश करना होता था तो उनको क्या करना पड़ता, नदियों को पार करना पड़ता। अब नदी पार करना आसान नहीं था, नदी पानी से भरा हुआ है। अब एक दूसरे साइड से इस साइड शत्रु सेना को आना है, तो आप सोचिए कि क्या होता होगा। अगर शत्रु सेना आना भी चाहे तो इधर जो मौजूद सेना पहले से मगध का सेना जो है अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार था रहता होगा, है ना। तो इससे क्या था कि अगर वो लोग नदी पार करना भी चाहे तो पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इधर मगध की जो सेना थी वो पहले से ही अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार रहा करती थी। तो सुरक्षा काफी ज्यादा मगध को मिलना था पहाड़ियों के कारण और फिर नदियों के कारण, जिसके वजह से मगध जो है सुरक्षित हो गया सबसे पहले। तो उसके बाद जो है लोहा जब यहाँ पर मिला, लोहा का जो उत्पादन यहाँ पर हुआ, उससे अस्त्र शस्त्र बढ़ाया गया, जिससे सैन्य बल बढ़ा। लोहा, मगध जो है समृद्ध कैसे बना, लोहा की। एक तो खनिज बहुत अधिक, लोहा जो है इससे क्या होता था, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा, जिसके कारण सैन्य बल और भी ज्यादा बढ़ गया। एक तो सेना सुरक्षित था, मगध सुरक्षित था पहाड़ियों से घिरे होने के कारण, नदियों से घिरे होने के कारण। दूसरा समृद्ध बना क्योंकि भूमि उपजाऊ मिली, है ना, भूमि उपजाऊ मिली, किसान समृद्ध हुए, व्यापार सब बढ़ा, व्यापार बढ़ा, और कर ज्यादा मिला, सैन्य बल बढ़ा, जनता खुश हुई। फिर उसके बाद लोहा का उत्पादन यहाँ पर अधिक होने के कारण सैन्य बल मजबूत हुआ, क्योंकि अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए लोहा का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावे जो है मगध में एक सबसे बड़ा हथियार के रूप में अगर सेना में शामिल किया जाता था तो वो था हाथी। इसके बाद जो हाथी जो हुआ करते थे, ये बहुत ही ज्यादा विशाल होते थे और इनको भी सेना में शामिल किया गया था। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो है, सैनिक जो है, वो तलवार या भाला लेकर के वो चल रहा है नीचे से, और उसका हाइट कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट, 5.5 फीट, बहुत ज्यादा हुआ तो 6 फीट होगा। लेकिन जो हाथियां थे वो कई कई फीट तक ऊंची हुआ करती थी, और उसके हाथी के ऊपर और उस सैनिक के हाथ में बड़ा सा लंबा सा भाला हुआ करता था, और ऊपर हाथी पे बैठे बैठे ही वो नीचे वाले सैनिक को मारता था। जिसकी वजह से क्या था कि जो शत्रु सेना थी वो कमजोर पड़ जाती थी मगध के आगे, है ना। तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर हुए जिसने मगध की सेना को मजबूत बनाया। अब इन सब के बाद भौगोलिक स्थिति अच्छा था, खनिज पदार्थ यहाँ पर अच्छे थे, हाथी था, लोहा का उत्पादन होता था। अब इन सब के बाद जो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा तो वो यहाँ के शासकों का था। कल जरा सोचिए कि आपको अगर सब कुछ दे दिया जाए लेकिन आपके पास योग्यता नहीं है उन चीजों को इस्तेमाल करने का, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो कुछ भी है वो सब खो देंगे। वैसा ही होता अगर मगध में योग्य शासक नहीं होते। लेकिन मगध जो था बहुत ही समझिए कि लकी एक साम्राज्य था, जिसमें योग्य शासक उत्पन्न हुए। योग्य शासक कहने का मतलब क्या है कि ऐसा शासक जो जनता को समझता हो, जनता के तकलीफों को समझता हो, वह साम्राज्य की संपदा का सही से इस्तेमाल करता हो, निर्भीक हो, है ना, शक्तिशाली हो। तो योग्य शासक बहुत सारे हुए हमारे मगध साम्राज्य में, जिनमें से कई वंश का उत्पन्न। तो योग्य शासक हमारे मगध में कई सारे हुए जिन्होंने अनेक प्रकार के वंश का
उदय किया, ठीक है, स्थापना की, जिसमें से हम लोग चार को मेनली देखते हैं। सबसे पहला है हर्यक वंश, उसके बाद है शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हम लोग एक एक करके सारा डिटेल को देखेंगे और समझेंगे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के जो शासक थे किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया। हाँ, ये भी था कई बार कई ऐसे भी शासक हुए जो योग्य शासक नहीं थे, उन्हें अयोग्य शासक करार दिया गया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य जो है आगे चल करके उसका पतन भी हुआ। ठीक है, लेकिन शुरुआत में कई सारे ऐसे योग्य शासक मिले। देखिए, इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिए कि अगर किसी साम्राज्य का या देश का शासक या सरकार, अभी वर्तमान के समय में अगर कहें तो सरकार है ना, उस समय में अगर कहें तो उस समय राजतंत्र था, तो उस समय साम्राज्य या राजा, अगर राजा या शासक योग्य नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, दूरदर्शी नहीं है ना, तो वो साम्राज्य कितना भी वैभवशाली क्यों ना हो, कितना भी उसके पास खनिज क्यों ना हो, संपदा, प्राकृतिक संपदा क्यों ना हो, अगर योग्य शासक साम्राज्य को नहीं मिलेगा तो वो साम्राज्य जो है धीरे धीरे जो है उसका पतन हो जाएगा। लेकिन अगर योग्य शासक मिलता है किसी भी साम्राज्य को, तो अगर वो साम्राज्य छोटा भी है, जैसे कि ये मगध एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे भारत वर्ष में फैल गया, है ना। तो अगर किसी साम्राज्य को एक अच्छा शासक मिलता है तो वह साम्राज्य बहुत ही खुशहाल होगा, वहां की जनता बहुत खुशहाल होगी और वो केवल विकास करेगा। आइए देखते हैं कि कैसे आगे बढ़े। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है बिंबिसार। बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया था और ये एक अच्छा कुशल शासक था। ठीक है, इसने साम्राज्यवाद को अपनाया अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, मगध का विस्तार करने के लिए, और ये शांति में विश्वास करते थे। इन्होंने 3 शादियां की थी और उनकी एक पत्नी से उनका बेटा जो जन्मा था उसका नाम था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार करके सत्ता को अपने हाथ में लिया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आगे फिर जब अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद शिशुनाग वंश चला। शिशुनाग वंश में भी कई योग्य शासक हुए जिन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया, उसको विस्तार किया। उसके बाद नंद वंश है और मौर्य वंश है। हम लोग यहाँ नंद वंश और मौर्य वंश को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए समझ